होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन सकते होंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उस वक्त जो है ताज़ा ताज़ा रिज़ल्ट आया था आप लोगों का। और उसमें जो एक नई डेवलपमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि एएस का जो ग्रेड है आप लोगों का, वो कुछ लोगों का बहुत अच्छा आया था, कुछ लोगों का बहुत ख़राब आया था। लेकिन अल्टीमेटली जो है एएस का ग्रेड है आपका वो काउंट नहीं होगा। इवन ये कि अगर आपका एएस में यू आया है तब भी वो काउंट नहीं होगा। आपको दोबारा से जो है वो एएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आपको जो भी रेस का ग्रेड है वो प्योरली पूरे का पूरा जो है आपके ए टू के रिजल्ट पर जो है वो डिपेंड करेगा। तो लिहाजा एएस में आपका जो भी रिजल्ट है, चाहे आपका अच्छा रिजल्ट है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ख़राब रिजल्ट है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ए टू पे फोकस करें, और जो आपका ए टू में ग्रेड होगा वही आपका ए लेवल्स का ग्रेड होगा। और मुझे ख्याल है लास्ट टाइम इस पर बात भी हुई थी हमारी। बाकी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और मुझे याद पड़ता है कि हमने शायद ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग थे। ठीक है, तो ज़रा एक दफ़ा देख के बताएं क्वेश्चन हमने किया था नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन किया था हमने, नहीं किया था ये। ऑलराइट, नहीं किया क्वेश्चन ये। चलिए आप कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। वर्कशीट जो हमारी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, वर्कशीट नंबर 9 है ये, बेसिक सिलेबस की। इलेक्ट्रिक चैप्टर वर्कशीट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको लिखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन वही है, पुराने वाली। Then required to bring a unit positive charge to a point in electric field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर लेकर आए टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पार्ट बी। पार्ट बी करेंगे, टू पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर्स ए एंड बी आर सिचुएटेड इन अ वैक्यूम एज शोन। A point P lies on the line joining the centers of the two spheres and is a distance x from the surface of sphere A. ये दो स्फीयर्स हैं ए और बी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो लाइन है उस लाइन पर एक पॉइंट पी है, और वो पॉइंट जो है स्फीयर ए की सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर है। यानी कि इसको हम एक्स से एक्स डिस्टेंस जो है वो सरफेस ए से डिस्टेंस है इस पॉइंट का। The variation with x of the electric potential V due to the two charges pairs is shown in figure 5. और दोनों स्फीयर्स का जो कंबाइंड पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल की वैल्यू को प्लॉट किया अगेंस्ट डिस्टेंस एक्स। यानी जब आप सरफेस ऑफ स्फीयर ए होंगे तो आपका पोटेंशियल ये होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है ना यहाँ पर। ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है, वो जगह क्या चीज़ होगी, सरफेस ऑफ स्फीयर ए होगी। तो सरफेस ऑफ स्फीयर ए पर जो थोड़ा पोटेंशियल ये था, जैसे सरफेस ऑफ स्फीयर ए से दूर जाते रहेंगे पोटेंशियल इस तरह से आपका चेंज होता रहेगा। और चेंज होते होते जो है जब आप
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर जो है वो सरफेस ऑफ स्फीयर बी आने लगी है करीब, तो पोटेंशियल फिर से बढ़ने लगेगा और यहाँ तक जाएगा। Illustrate how the magnitude of electric field strength at any point P may be determined from the graph. कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह मालूम की जा सकती है किसी पॉइंट पे ग्राफ के जरिए। तो जरा ध्यान में रखें ग्राफ है किस चीज़ का, ये ग्राफ पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ है। हमने लास्ट टाइम बड़ी तफसील से पढ़ा था कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो साइन होता है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। यहाँ पर प्लस माइनस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वही मैग्नीट्यूड होगा जो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो उसको हम लिख देंगे कि ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ gradient of graph shows electric field strength। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करेगा। उसके बाद पार्ट 2 में कह रहे हैं कि विदाउट एनी कैलकुलेशन डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट पी फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज टू 0 टू एक्स इज टू 10 सेंटीमीटर। क्या आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन इस ग्राफ पर आप ये बताएं कि फोर्स जो है वो किस तरह से जो है वो चेंज होगी acting on a positively charged particle placed at point P for values of x from x is to 0 to x is to 10। यानी कि 0 वैल्यू से लेकर 10 तक इस ग्राफ को देखकर बताएंगे फोर्स किस तरह से वेरी करेगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, और फोर्स किसके बराबर होगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अब एक चार्ज पे जो फोर्स लग रही है उसमें चार्ज तो कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स चेंज होती रहेगी। ठीक है, अच्छा अभी ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, इस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो वो इस ग्राफ का ग्रेडियंट है। जैसे जैसे ग्राफ का ग्रेडियंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे जो है इसकी फोर्स जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो देखें यहाँ पर देखें इस जगह ग्रेडियंट क्या है, मैक्सिमम है। कि जैसे जैसे आप नीचे आए जा रहे हैं ग्रेडियंट कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है, कम हो रहा है, और तकरीबन यहाँ पहुँच के तकरीबन 6 सेंटीमीटर के पास पहुँच के ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। तो यानी कि फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक रिलेशन जीरो हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद से फिर से ग्रेडियंट बढ़ना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक रिलेशन बढ़नी शुरू होगी, यानी कि फोर्स बढ़नी शुरू होगी लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है, यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है और यहाँ जो ग्रेडियंट आएगा, यानी शुरू में जो ग्रेडियंट है और आखिर में जो ग्रेडियंट है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी एक ग्रेडियंट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। तो लिहाजा यहाँ पर ग्रेडियंट मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स मैक्सिमम होगी यहाँ पर। आगे चल के ग्रेडियंट कम होता रहेगा, फोर्स कम होती रहेगी। यहाँ पहुँच के ग्रेडियंट जीरो हो गया, 6 पे पहुँच के 6 सेंटीमीटर पे। तो इस जगह ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स जीरो हो गई, और फिर से ग्रेडियंट बढ़ना शुरू हुआ यानी कि फोर्स बढ़ना शुरू। तो बस इस बात को अंग्रेजी में लिखना, उसने कैलकुलेशन वगैरह करने को मना किया। तो अंग्रेजी में लिखेंगे इनिशियली necessary force is maximum at x equals to 0, और ब्रैकेट में वजह क्या लिखेंगे इसकी, मैक्सिमम ग्रेडियंट, एंड देन इट डिक्रीजेस तकरीबन एक्स की वैल्यू जब 6 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ये ग्रेडियंट जो इसका जीरो हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा ब्रैकेट में जगह लिखते हैं
सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, ग्रेडियंट जीरो। After that it increases again in opposite direction. उसके बाद वो फिर दोबारा बढ़ेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। फिर है द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन बी पार्ट टू है द चार्ज क्यू एंड मास एम गिवन बाय द एक्सप्रेशन। कह रहे हैं कि जो पिछले पार्ट में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था उसका चार्ज और मास का रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी ना तो उसका चार्ज बताया ना उसका मास बताया है, लेकिन चार्ज और मास का रेशियो बताया है। क्यू अपॉन एम जो है वो 4.8 एक्सपोनेंट 7 कूलम पर किलोग्राम। Initially, the particle is at rest on the surface of a sphere where x is equal to 0. It then moves freely along the line, joining the centers of the spheres until it reaches the surface of sphere B. यानी शुरू में जहाँ पर x is equal to 0 है, यानी कि इस जगह पर पहले रेस्ट पे था, फिर चलते चलते जो है ये, फिर चलते चलते जब और यहाँ पर एक्सलेट करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, सरफेस बी तक पहुँच गया भाई। Get on figure 5.2 marked with the letter N, the point where the charge particle has its maximum speed. कह रहे कि ये जो ग्राफ था पिछले पेज पे दिया हुआ है ना, उस ग्राफ पर लेटर एम मार्क करें जहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये जो ग्राफ था यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम थी, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम था। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन कम होने लगा क्योंकि फोर्स कम हो रही है, क्योंकि ग्रेडियंट कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम हो रही है। अब अगर एक चीज़ का एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। हाँ, इस सवाल के जवाब देंगे ना आप लोग। जब एक चीज़ का एक्सीलरेशन कम हो रहा होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। अगर आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, जब एक चीज़ की स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो एक चीज़ का एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है तो स्पीड क्या हो रही होती है। हाँ, मेरे पास दो जवाब आए प्राइवेटली, इन दोनों सही जवाब हैं। मोहम्मद अनस का जवाब ये है कि वो इंक्रीज होगी लेकिन स्लोअर रेट पे होगी। और मोहम्मद अजहर का कहना है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो स्पीड कांस्टेंट की तरफ जाएगी इवेंचुअली। तो स्पीड कांस्टेंट की तरफ तो जाएगी इवेंचुअली उजैर, लेकिन स्पीड बढ़ के कांस्टेंट की तरफ जाएगी। यानी एक्सीलरेशन जो होता है ना, एक्सीलरेशन का जब मैं लफ्ज यूज करता हूँ तो एक्सीलरेशन तीन तरह के हो सकते हैं, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब भी स्पीड बढ़ती है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग हो तब भी स्पीड बढ़ती है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। और एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग हो तब भी स्पीड बढ़ती है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। स्पीड कम होने का एक ही तरीका हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट डीसेलिब्रेट करे। यहाँ पर एक्सीलरेट कर रहा है ना ये, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम था, उसके बाद इसका एक्सीलरेशन कम होने जा रहा है। कम होने का मतलब ये है कि स्पीड इसकी कम होती रहेगी, सॉरी एक्सीलरेशन इसका कम होता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी। अब एक्सीलरेशन कम हुआ जा रहा है, स्पीड बढ़ जा रही है, एक्सीलरेशन कम हुआ जा रहा है, स्पीड बढ़ जा रही है। 6 पर पहुंच के क्या हुआ था, 6 पर पहुंच के फोर्स जीरो हो गई थी, तो वो ग्रेडियंट जीरो हो गया था।
सिक्स पे पहुंचते जब फोर जीरो हो जाएगी, ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब ये होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर पे जाके स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये फोर्स लग रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने का मतलब है कि हमारे लिए तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में का मतलब है कि वो डिसलेट करने लगेगा, उसकी स्पीड कम होने लगेगी, और फिर 10 तक जाते जाते कि उसकी स्पीड जो है वो कम होती रहेगी। तो लिहाजा शुरू में इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, उस वक्त इसकी कोई ना कोई उस वक्त शुरू में रेस्ट पे था ये। फिर इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है लेकिन स्पीड बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और सिक्स पर जाकर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यानी कि अब सिक्स के बाद स्पीड नहीं बढ़ी है, और सिक्स के बाद स्पीड जो है वो कम होने लगेगी, वो फिर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इनके डिसलेशन हो जाएगा। तो सिक्स पर जाकर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो उसके बाद स्पीड कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड जो है उसकी सिक्स पर होगी। तो वहाँ पर आपको लेटर मार्क करना है एम। तो यहाँ पर आप एक लेटर मार्क करना है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर आपने 6 सेंटीमीटर पे एक लेटर एम मार्क कर दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। फिर ये कह रहा है कि यूज फिगर 5.2 टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस ग्राफ से देखकर बताएं। ये आप बता सकते हैं मुझे आराम से। देखें सरफेस ऑफ स्फीयर ए पर पोटेंशियल ये है, ये कितना है भाई, सरफेस ऑफ स्फीयर ए पर पोटेंशियल ये कितना है, 510 20 30 40 50 60 70, ये है 570। और स्फीयर बी की सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, तो ये कितना है, 210 20 30 है, ठीक है। तो एक की सरफेस पे 570 है, 570, और दूसरे पे 230 है, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा 570 माइनस 230, ये 340। ठीक है। तो हमने दोनों की सरफेस का पोटेंशियल निकाला, उसका डिफरेंस निकाल लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला था ना दोनों स्फीयर के बीच में। तो दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 570 माइनस 230 यानी कि 340 है। फिर पार्ट टू में कह रहा है कि यूज योर आंसर इन पार्ट टू पार्ट वन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेज द सरफेस ऑफ स्फीयर बी, एक्सप्लेन योर वर्किंग। कह रही है तो वो सरफेस ऑफ स्फीयर ए से लेकर सरफेस ऑफ स्फीयर बी तक पहुंचेगा, तो उसकी स्पीड कितनी ऊंची होगी ये आपको बताना है। अब देखें जब सरफेस ऑफ ए से सरफेस ऑफ बी पे जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, वो बराबर होगी किससे, वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी जो वो लूज करेगा, क्योंकि एक एनर्जी चेंज होती है तो एक एनर्जी गेन होती है दूसरी लूज होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो गेन होगी वो बराबर होगी हाफ एम वी स्क्वायर के, और पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी उससे बराबर होगी क्यू डेल्टा वी के। अब आपको चाहिए स्पीड, स्पीड को हमने सब्जेक्ट बनाया, स्पीड बराबर होगी क्यू डेल्टा वी डिवाइड बाई मास और मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको जो है वैल्यूज पुट करनी है स्पीड मालूम करने के लिए। तो स्पीड बराबर होगी, यहाँ पे क्यू अपॉन एम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यू अपॉन एम। अब हमें ना तो क्यू पता है ना एम पता है, तो ना देखिए शुरू में इसने क्यू अपॉन एम की वैल्यू दी थी, और वो कितनी है 4.8 एक्सपोनेंट 7। क्यू अपॉन एम की वैल्यू देखिए 4.8 एक्सपोनेंट 7। चेंज इन पोटेंशियल जो आपने निकाला था कितना निकाला था, 340, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.8 एक्सपोनेंट 7 इंटू 340 इंटू 2। जरा मुझे कैलकुलेट करके बता दें कितना आ रहा है आंसर, जल्दी से शाबाश।
अच्छा भाई, तो ये स्पीड आ गई 1.8 एक्सपोनेंट 5 फॉलो दैट हिसाब के। ठीक है भाई, तो ये स्पीड बनती है इसकी 1.8 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए अगले सवाल पर हैं। अब अगला सवाल भी वैसे ही शुरू हो रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है भाई? वर्क डन रिक्वायर्ड a unit positive charge work done required to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field. Work done required to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field. अगले पार्ट में कह रहा है कि an accelerated metal sphere is charged to a potential V. The charge on the sphere is Q. The charge on the sphere may be considered to act as point charge at the center of the sphere. The relation with potential V of the charge Q on the sphere is shown. कह रहे स्फीयर का जो चार्ज है और जो पोटेंशियल है ना, उसका हमने ग्राफ बनाया है कि अगर चार्ज चेंज होगा तो पोटेंशियल ऐसे चेंज होगा। कह रहे हैं कि इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए आप बताएं कि इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। क्या बताना है? रेडियस। स्फीयर का रेडियस आएगा तो आएगा पोटेंशियल के फॉर्मूले से। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ये जो आर है ना, ये आपका रेडियस होगा जो कि आपको मालूम है। ठीक है, अब उसके लिए आप ग्राफ पर कोई भी पोटेंशियल यानी कि V और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज यानी कि Q की वैल्यू ले लो। यहाँ से कोई भी पोटेंशियल की एक वैल्यू ले लो। मिसाल के तौर पर पोटेंशियल को क्या वैल्यू लूँ? पोटेंशियल कोई भी वैल्यू ले लो यार, पोटेंशियल की ये ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सही वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नज़र भी तो नहीं आ रहा मुझे सही से। ये वैल्यू ले ली भैया, चलो ये और ये। अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है? एक डब्बा मेरे ख्याल से कितने का है? 0.2 का है। 2.2, 2.4, 2.6, 0.83, वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पर एक डब्बा कितने का भाई? यहाँ पर एक डब्बा मेरे ख्याल से 0.5 का है, तो ये हो जाएगी 16। 16 और 3, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने ली 16,000। थाउजेंड क्यों लिया? क्योंकि थे किलो वोल्ट में। 16x.3 1/4 का एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9.0 एक्सपोनेंट 9। क्यू की वैल्यू कितनी है इस पे? 3 एक्सपोनेंट -8। 3 एक्सपोनेंट -8 अपॉन आर। तो आर यानी कि जो रेडियस है वो बराबर होगा 9.0 एक्सपोनेंट 9 इंटू 3 एक्सपोनेंट -8 डिवाइड बाय 16। देखिए आर का आंसर क्या रहा है, बताएं जरा मुझे। आर का आंसर बताएं खुदा के लिए।
0.0168 स्पीड है 0.0168 मीटर्स। ठीक है भाई, तो 168 तो ना खैर सही है, जब चाहे तो 1.6 एक्सपोनेंट -2 लिख दें, वट एवर। 1.6 तो नहीं होगा, 1.7 होगा। उसके बाद पार्ट 2 में कह रहे थे एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ सरफेस फ्रॉम 0 टू 24 किलो वोल्ट। इसका पोटेंशियल आप 0 से 24 किलो वोल्ट बढ़ाएंगे तो आपको कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आप ये बताएं कि आपको अगर इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ानी है 0 से लेकर 24 किलो वोल्ट तक, सॉरी इसका पोटेंशियल आपको बढ़ाना है 0 से लेकर जो है 24 किलो वोल्ट तक, तो आप भी बताएं कि इसके लिए आपको जो है वो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है ना। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखें गौर से, तो ग्राफ जो है वो क्यू का और E का बना, यानी कि चार्ज का और वोल्टेज का बना हुआ है। ठीक है, यानी पोटेंशियल का और चार्ज का बना हुआ है। अब अगर आप जो है अगर आप ये करें कि किसी भी ग्राफ का जब आप एरिया निकालते हैं, तो किसी भी ग्राफ का एरिया जो होता है ना वो उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स और वाई पे मौजूद क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपकी एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या है, पोटेंशियल है, और वाई एक्सिस पर क्या है, एक्सिस पे पोटेंशियल है और वाई एक्सिस पे आपके चार्ज है। तो पोटेंशियल को अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो वो एनर्जी के बराबर बनेगा, वर्क के बराबर बनेगा। क्यों बनेगा? तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन बचेगा ना। लेकिन यहाँ जो एरिया होगा ग्राफ का वो वर्क को शो करेगा, एनर्जी को शो करेगा। अब इसका आपको जो एनर्जी चाहिए 24 किलो तक की चाहिए, यानी कि आप 24 तक का आप एरिया निकालेंगे। 24 ये बनेगा मेरे ख्याल से, ये 24 है, 24 किलो वोल्ट हो गया। और इस पर पोटेंशियल कितना बन रहा है, चार्ज पे ही बन रहा है 4.2, 4.4, 4.5 बन रहा है। एरिया जो ट्रायंगल होगा, एरिया ट्रायंगल का बन रहा है ना ये, ज़्यादा जो एनर्जी आपको चाहिए होगी बराबर होगी एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर होगी। और जो एरिया अंडर द ग्राफ बन रहा है हाफ इंटू क्यू इंटू वी, यानी कि हाफ इंटू क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4.5 × -8 आएगी। क्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू 24,000, 24 एक्सपोनेंट 3। इसको सॉल्व करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। आप सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 5.4 -4 जूल्स। तो बकौल आप लोगों की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, उसका पोटेंशियल 0 से 24,000 वोल्ट तक बढ़ाने में 5.4 एक्सपोनेंट -4 है। ठीक है भाई, ये सवाल किया और ये वहीं चल रहा है। ये हो गया भाई।
क्या हो गया, पागल वागल हो गया। सिर्फ एक पार्ट और भी है सवाल का। The sphere in part B discharges by the sphere in part B discharges by causing sparks when the electric field strength at the surface of the sphere is greater than 2.0 exponent 6 volt। जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है 2.0 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। कैन यू यूज योर आंसर इन पार्ट बी पार्ट 1 टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच द स्फीयर कैन बी चार्ज। ठीक है, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू अपॉन आर। एंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पढ़ा। तो अब आपका जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इसमें ये सब जो है पूरा तो पोटेंशियल का एक आर मिला के जो आर स्क्वायर होता है इसमें उसको आर इंटू 1/r कर दें, तो ये पूरा क्या हो गया आपका पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी किसके बराबर हुई? पोटेंशियल अपॉन आर के। ठीक, तो अब जो है वो जब ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, अपॉन। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो किस टाइम होगा, ये बताना है ना आपको। मैक्सिमम पोटेंशियल किस टाइम होगा आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा ये आपको बताना है। तो भाई ये हम कैसे बताएंगे? ये हम ऐसे बताएंगे कि ई इंटू आर जो है आपका, ई मैक्सिमम इंटू आर आपको किसके बराबर होगा? वी मैक्सिमम के बराबर होगा। इलेक्ट्रिकल रिजल्ट कितनी दी हुई है उन्होंने? 2.0 एक्सपोनेंट 6 आर की वैल्यू ने बिल्कुल शुरू किया था, हमने सबसे पहले वाले पार्ट में मालूम की थी। ये वाला पार्ट था ना? नहीं, ये वाला पार्ट था। आर की वैल्यू ने बिल्कुल शुरू में मालूम की थी। ये आर की वैल्यू रेडियस था 0.0168 जब रेडियस मालूम किया था। रेडियस इसका आ गया 0.0168, तो यहाँ पे 0.0168 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ। मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आता है। ऑलराइट, तो इसका पोटेंशियल आ गया भाई 3.4 एक्सपोनेंट 4 वोल्ट। ठीक है,
और आप लोगों के इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है 3.4 वोल्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब आप नोट कर होंगे तकरीबन हर क्वेश्चन का पहला पार्ट पोटेंशियल को डिफाइन करना ही होता है। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड के चैप्टर में भी होता है, उसके भी हर सवाल का ऑलमोस्ट पहला पार्ट जो वही होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करें। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a unit positive charge to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field। यानी इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है। State the relationship between electric potential and electric field strength at a point। तो रिलेशनशिप मैं कई दफ़ा वो बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बराबर है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। ठीक है। फिर टू पैरेलल मेटल प्लेट्स ए एंड बी आर सिचुएटेड अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम एज शोन। दो प्लेट्स हैं ए और बी, और उनके दरमियान डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर का है वैक्यूम। प्लेट ए इज अर्थ एंड प्लेट बी इज एट पोटेंशियल -75 वोल्ट। प्लेट ए जो है वो 0 वोल्ट पर है और प्लेट बी जो है -75 वोल्ट पर है। Helium nucleus is situated between the plates a distance x from plate A। और एक हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो प्लेट ए से x डिस्टेंस पर है। इनिशियली द हीलियम न्यूक्लियस इज एट रेस्ट ऑन प्लेट ए वेयर x इज टू 0। और कह रहे हैं कि प्लेट ए पर जहाँ पर डिस्टेंस 0 होगा वहाँ पर हीलियम का न्यूक्लियस जो था रेस्ट पे था। The helium nucleus is free to move between the plates by considering energy changes of the helium nucleus। Explain why the speed at which it reaches plate B is independent of the separation of the plates। कह रहा है कि जो हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो फ्री टू मूव है प्लेट के बीच में। अगर हीलियम का न्यूक्लियस यहाँ पर रेस्ट में रखा हुआ है आपने और ये फ्री टू मूव है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे दुनिया के सारे न्यूक्लियस पॉजिटिव होते हैं इंक्लूडिंग हीलियम का न्यूक्लियस। तो अगर ये फ्री टू मूव है तो ऊपर वाली प्लेट जो कि नेगेटिव है वो उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, क्योंकि स्पीड गेन होती है और पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गेन होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? लूज होगी। ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गेन होगी तो बराबर होगी हाफ एम बी स्क्वायर के। और जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लूज होगी बराबर होगी क्यू डेल्टा बी के। ठीक है। सवाल सवाल ये है कि जब ये वहां पर पहुंचेगा, मतलब इस लीवर न्यूक्लियस प्लेट बी पे पहुंचेगा ऊपर, तो जो स्पीड गेन करेगा, तो स्पीड इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, वो स्पीड इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्पीड मैं वी निकालूंगा, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास पे,
तो प्लेट्स की सेपरेशन कम ज़्यादा करने से हीलियम के मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चार्ज पे। प्लेट्स की सेपरेशन कम ज़्यादा करने से चार्ज ऑफ हीलियम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एक प्लेट 0 पर है, एक 75 पर है। तो डिफरेंस तो 75 ही रहेगा, चाहे डिफरेंस, चाहे प्लेट जितनी करीब हो चाहे जितनी दूर हो। तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और मास तीनों चेंज नहीं होते, तो स्पीड क्या रहेगी? स्पीड सेम रहेगी। फिर जवाब क्या होगा भाई? फिर जवाब ये होगा कि जो स्पीड और डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है जनाब आपके स्पीड ऑफ न्यूक्लियस depend on depends on its charge, mass, and potential difference between plates as half mv square equal to q delta v. And it is get separation between plates. Plates की जो separation है उससे ये affect नहीं होती है. It is not affected by separation between plates. फिर ये कहेगा the helium nucleus यानी कि H24 moves from plate A towards plate B. Its distance x from plate A increases. Calculate the speed of the nucleus after it has moved a distance x equals to 0.4 from plate A. तो देखिए जब ये 0.4 मीटर जो 0.4 सेंटीमीटर ट्रैवल कर चुका हो तो उसने कितनी स्पीड गेन की होगी? देखिए मसला ये है कि दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है 1.2 का और पोटेंशियल डिफरेंस है 75 का। अब अगर एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 0.4 सेंटीमीटर है, तो 0.4 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस होने का मतलब ये हुआ कि 1.2 का वन थर्ड। तो अगर ये 1.2 सेंटीमीटर का वन थर्ड है तो यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा वो भी 75 का वन थर्ड होगा, यानी कि -25 वोल्ट। ठीक। तो ये मैंने कैसे नतीजा निकाला कि डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? ये नतीजा मैंने ऐसे निकाला कि दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, और पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने एएस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 1.2 के डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 75 का है, 0.4 डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वन थर्ड होगा, इनके 25 का होगा। ठीक। तो यहाँ पर आप जो है ये वाला काम करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होगा किसके? क्यू डेल्टा वी। और 0.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 25 का होगा। हाफ आ गया। मास ऑफ हीलियम कैसा आएगा? हीलियम में 4 न्यूक्लियन है, 4। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास जो होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम होता है। ये एग्जाम में गिवन होगा। स्पीड मालूम करनी है। क्यू की वैल्यू, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है ना, 2 प्रोटॉन है इसमें। तो चार्ज होगा 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 और पोटेंशियल डिफरेंस है 25। ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन करके बी का आंसर बताएं कितना आ रहा है। ये पूरी कैलकुलेशन करके बताएं बी का आंसर।
ऑलराइट, आंसर आया इसका 2.4 एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी हीलियम के न्यूक्लियस की 2.4 एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, ये वर्कशीट भी हमारी ख़त्म हो गई। अब इस वर्कशीट का जो सोल्यूशन है जो मैंने किया हुआ, इंशाल्लाह मैं साथ PDF आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैं कहा सकती एक आध सवाल अभी और, एक वर्कशीट शायद और है इसकी, तो वो करके इंशाल्लाह ताला फिर जो है हम चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक आध वर्कशीट जो बची है वो करके इंशाल्लाह ताला इससे फारिग होते हैं और फिर नए चैप्टर की तरफ देखेंगे। तो वर्कशीट 9 की थी ना मेरी, तो 10 करके देख लेते हैं। 10 में कितनी बड़ी है? वर्कशीट 10, वर्कशीट 10 भी आज के बाद कर लेते हैं यार, क्योंकि 4 मिनट है हमारे पास अभी। या छोड़ो, नहीं भाई इतनी भी नहीं, टाइम लग जाएगा। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और फिर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और फिर उस पर डिसाइड करेंगे अगले चैप्टर में कौन सा।